जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी में, वो आपका दोस्त एमके सर। आपके सामने प्रश्न रहा। आपने प्रश्न देखा होगा कि क्या प्रश्न आपके सामने है। आपने देखा कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बी, बीच यहाँ पर होना चाहिए किन्हीं दो दो यहाँ पर अंतरों का उल्लेख करना है। इस तरीके का होना चाहिए। थोड़े से मिस टाइपिंग हो गई है तो इनके लिए माफी चाहेंगे। तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। ग्रामीण जीवन कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, किंतु शहरों में व्यापार तथा उद्योग की अर्थव्यवस्था चलन है। कहने का मतलब यह है कि आप अगर गांव में रहते हैं तो आपको खेती करनी पड़ती है। अगर आप शहर में रहते हैं तो वहां पर जमीनों की कमी होती है, तो आपको क्या करना होता है। वहां पर आप कहेंगे भैया हम क्या करते हैं, तो आप करते हैं बिजनेस। बातें समझ में आई? तो चलिए, गांव में संयुक्त परिवार का चलन है, जबकि शहर में व्यक्तिगत परिवारों का। तो बात यहाँ पर ये समझनी है कि गांव में व्यक्ति क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। वहीं अगर हम शहर की बात करें तो वहाँ व्यक्ति व्यक्तिगत यानी कि अपने और बीवी बाल बच्चा के साथ रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपके सामने प्रश्न यहाँ पर दिख रहा होगा कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है। कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पे ग्रामीण व्यक्ति जो होते हैं, ग्राम में रहने वाले यानी कि गांव मोहल्ले में रहने वाले, उनकी क्या जीवन रहती है, वहीं पर शहर में क्या होता है। तो चलिए इनके आंसर को देखते हैं। आर्थिक आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो दो मुख्य आधार है। क्या आधार है? एक है जनसंख्या घनत्व, दूसरी है कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। कहने का अगर अर्थ ये बताएं तो गांव में क्या होता है, कम लोगों का मतलब संख्या होता है, और शहर में आप देख पाएंगे कि गांव के लोग भी शहर चले जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर रहती है जनसंख्या? आप कहोगे शहर में। तो कुछ इस तरीके का अंतर होता है। शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। तो क्या हमने ये समझा कि शहर में लोग ज्यादा रहते हैं। कहाँ से ज्यादा रहते हैं? तो भैया गांव से शहर में ज्यादा रहते हैं। शहरों तथा नगरों को अनेक आर्थिक प्रारूप में कृषिजन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जा सकता है। वो क्या आधार हो सकता है? तो ये गांव की आबादी एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। अगर आप गांव को अवलोकन करेंगे यानी कि आप गांव में देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति क्या कर रहे होते हैं, तो आपको प्रश्न यहाँ पर जवाब मिलेगा भैया वो खेती कर रहा होता है। मूलतः अगर आप शहर की चीजों को देखेंगे तो वहां पर बड़ा अंतर देखने को मिलेगा कि शहर के लोग क्या करते हैं। तो शहर के लोग करते हैं बिजनेस। बातें समझ में आई होगी। तो चलिए, बात हमने ये कर रखा है। अब आगे की बात आप सबको बताते हैं। कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है, अतः कृषि अर्थ प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप गांव में रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं तो सिर्फ अपने और अपने बीवी बाल बच्चा को ही पाल सकते हैं। क्या आप 5 महल 6 महल 7 महल ऐसे करके मकान नहीं बना सकते? आपके पास गाड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि आप जितना कमाएंगे वो सिर्फ दिनचर्या में ही आपके पैसे लग जाएंगे। ऐसे वर्ग का नगरों की ओर बढ़ना गतिशील मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ, जो प्रतियोगी तथा था एवं एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित था। तो ऐसे में जो गांव में रह रहे व्यक्ति थे, उन्हें कहाँ जाना पड़ा? तो आप कहेंगे उन्हें जाना पड़ा शहर। बिल्कुल भैया, शहर जाना पड़ा। भारी संख्या में कृषक ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर शहरों की ओर अवसर की तलाश में बढ़े, जिसे नए नए
शहरों का उदय हुआ, जिससे नए नए शहरों का उदय हुआ, जिसके कारण शहरों के आकार और जटिलता में अंतर भी आया। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि गांव के व्यक्ति पैसे के लालच में, यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ा? आप कहोगे उन्हें जाना पड़ा शहर। क्या बातें समझ में आई? तो नेक्स्ट सवाल को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है? और सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ये VVI प्रश्न है। VVI प्रश्न कहने का मतलब ये है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। चलिए इनके आंसर को हम लोग देखते हैं। घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों के लिए, आप यहाँ पर प्रश्न को, यहाँ पर आंसर को बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। अयहूदियों अयहूदियों सॉरी यहूदियों इसको पढ़ेंगे कि बस्ती के लिए किया गया। परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म धर्म प्रजाति जाति प्रजाति जाति या समान पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। तो आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि जब भी एक समूह में लोग रहने लगेंगे, या तो वो किसी भी पहचान से एक हो सकते हैं, यानी कि कोई अगर मजदूर रह रहा हो तो ऐसे को कहते हैं कि घेटो। अगर कोई शिक्षक का संग रह रहा है तो घेटो। अगर कोई मुस्लिम रह रहा है तो घेटो, कोई हिंदू रह रहा है तो घेटो। यानी कि हम कहते हैं कि एक जैसे लोगों का समूह रहने लगे तो ऐसे ऐसे बस्ती को ही हम घेटो शब्द से नवाजेंगे। क्या समझ में आया? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आप देखेंगे। प्रश्न संख्या आप 4 देखेंगे और प्रश्न संख्या 4 कहता है कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? कहने का अर्थ यह है कि मध्यम परिवार के जो लोग बच्चे होते हैं, उनके यहाँ के जो फैमिली मेंबर होते हैं, वो शहर के विकास में किस तरीके से भूमिका निभाया। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे, शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय यहाँ पर लिखा है। उदय आप याद रखेंगे, उदय जहाँ पर विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। यह विभिन्न रूप से कार्यरत रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे। इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आई। तो बात आपको समझनी ये है कि जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, इनके पास क्या होता है, ना उतने धन होते हैं और ना ही ये लोग उतने कमजोर यानी कि निर्धन होते हैं। ये ठीक ठाक जी लेते हैं। बट ये लोग कैसे होते हैं, इन्हें सिर्फ मंथली पैसा मिलता है। ये ना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है, ना ही इसकी स्थिति बहुत ही बेकार रहती है। तो दोस्त, एक सबसे बड़ा लाइन है कि जो कभी बिखर नहीं सकता वो कभी सबर भी नहीं पाएगा। तो मध्यम वर्ग सिर्फ मध्यम वर्ग बन करके ही रह जाते हैं। अब बात समझते हैं कि क्या मध्यम वर्ग को क्या जरूरत पड़ी कि मध्यम वर्ग शहर में बुलाए गए। तो मध्यम वर्ग के लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, जिससे बिजनेसमैनों को बहुत ही लाभ हुआ, क्योंकि अगर अनपढ़ को वो रखते हैं तो काम में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे रहेंगे तो उनके इशारे पे नाचेंगे और जो पढ़ाई लिखाई वाले कार्य होंगे उन्हें भी वो कर लेंगे। चले तो 5 नंबर के सवाल को देखते हैं। शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? प्रश्न संख्या ये 5 है और ये पूछा गया, आप देखेंगे 2018 ए में है। नए नए शहरों का
उद्भव और शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने बहुत सारी नई समस्याओं को जन्म दिया। शहर में श्रमिकों की संख्या अधिक थी तथा लोक कल्याण की भावना की कमी थी, जिसके कारण शहरों में कई नई समस्याओं का जन्म हुआ, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी समस्या इत्यादि। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जैसे शहर में लोग गए तो लोग तो चले गए, लेकिन उनका कोई अपना नहीं था। ऐसे में अगर उन व्यक्तियों का स्वास्थ्य गड़बड़ होता तो उनका देखभाल कोई नहीं करता। दूसरी बात कि इतनी ज्यादा जनसंख्या में शहर लोग चले गए कि अब काम मिलना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में एक बेरोजगारी उत्पन्न हुई और दूसरा स्वास्थ्य वह उनका बिगड़ा। ये सब शहर होने के कारण हो पाया। तो चलिए दोस्त, यही आपका लास्ट प्रश्न रहेगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।